गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम हमारा परिवेश का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। शुरू करें। मैं स्कूल से खुश होकर लौट रही थी। पर्यावरण संरक्षण पर सबसे अच्छा लेख मेरा था। मैं घर पर 2 लोगों को अपनी ये बात सबसे पहले बताना चाहती थी। एक मेरी नानी और दूसरे मेरे भैया। वे दोनों मेरी बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी नानी मेरे बारे में सुनने को हमेशा उत्सुक रहती हैं। भैया से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है का मतलब भैया मुझे हमेशा मेरे काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए मेरा हौसला बढ़ाते हैं। और नानी हमेशा मेरी बातों को सुनकर खुश होती हैं और वो मुझे कभी मेरी बातों को सुनने से मना नहीं करती, है ना। नानी के घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जो नानी का घर है उनकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं है। भैया की बात मानकर नानी अब हमारे साथ ही रहती हैं। नानी किसके साथ रहती हैं? अब हमारे ही साथ रहती हैं। नानी की उम्र ज़्यादा है ना। वह ऊंचा सुनती हैं। ऊंचा सुनती है का क्या मतलब होगा? मतलब नानी को कम सुनाई देता है। जब उनसे ऊंची आवाज़ में बात करो तभी वो सुन पाती हैं। उन्हें दिखता भी कम है। रोज़ सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। इस उम्र में भी नानी तरह तरह के पकवान बनाती हैं। वो बाटी चोखा भी बहुत अच्छा बनाती हैं। माँ ने उन्हीं से बनाना सीखा है। नानी कौन है? नानी माँ की माँ है ना। तो माँ ने किससे बनाना सीखा है? अपनी माँ से। वो आज भी नानी से पकवानों को बनाने के बारे में पूछती रहती हैं। नानी के साथ हम सब मज़े से रहते हैं। ठीक है। अब ये बताइए बच्चों, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको क्या क्या तकलीफ हो सकती है? अभी ऊपर के पैरा में बताया गया कि उसकी नानी को दिखाई कम देता है, वो ऊंचा सुनती हैं। इसके अलावा आपके घर में भी बूढ़े लोग होंगे। आपने कभी ध्यान दिया कि उनको क्या क्या तकलीफ़ें हैं? बूढ़े लोगों को चलने में भी दिक्कत होती है, उनके घुटनों में दर्द होता है, उनको दिखाई कम देता है, कई बार उनको सुनने में तकलीफ़ होती है। उम्र के साथ में उनको कई सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं, है ना। इसीलिए उनकी जो हमें हर तरह से मदद करनी चाहिए ना। मेरे भैया किशन संगीत सिखाते हैं। अभी उसने अपने नानी के बारे में बताया था, अब बात करते हैं भैया की। मेरे भैया किशन संगीत सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? संगीत। बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। भैया को संगीत सुनने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक़ है। भैया को किस किस चीज़ का शौक़ है? संगीत सुनने का, दोस्तों के साथ घूमने का और बातें करने का। भैया को दिखता नहीं है, फिर भी वह अपने काम खुद करते हैं। समझ में आई बात? भैया को दिखता नहीं है, फिर भी वो अपने काम खुद करते हैं। जब कभी उनको मदद की ज़रूरत होती है तो हम सब उनकी मदद करते हैं। भैया को पढ़ने का बहुत शौक़ है। भैया ने शहर जाकर संगीत सीखा। अब वह गांव में रहकर
बच्चों को संगीत सिखाते हैं। विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम को तैयार करने में भैया ने भी सहयोग दिया था। आपके विद्यालय में भी 26 जनवरी को नृत्य और संगीत का कार्यक्रम होता है ना? जब वे घर से बाहर जाते हैं तब वे एक सफ़ेद छड़ी लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखाई कम देता है। अब यहाँ बात ये सोचने की है कि हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देख, बोल या सुन नहीं सकता? आप उनकी मदद कैसे करते हैं? आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा अगर सदस्य है जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो आप उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं? सोचिएगा और बताइएगा। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि की किताबें तैयार की जाती हैं जिसे ब्रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। तो ब्रेल लिपि क्या होती है? जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि की किताबें होती हैं, उससे जिस लिपि में वो किताबें लिखी जाती हैं उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। क्योंकि जो देख नहीं सकते वो हमारी और आपकी तरह तो किताबें नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता। तो उनके लिए कैसी किताबें होती हैं? ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। कैसे पढ़ा जाता है? किसी भी कागज पर जब नुकीले औजार से बिंदु बनाई जाती है तो वो छूने में पता चलती है ना? तो ब्रेल लिपि को पढ़ने के लिए जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है वे उस पर हाथ फिराते हैं और हाथ फिराकर एहसास करके तब वे शब्दों को पढ़ पाते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक नुकीले औजार से उसकी आंख में चोट लग गई और उसकी आंखें खराब हो गईं। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। वह पढ़ने के तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी, क्योंकि फ्रांस के रहने वाले लुई ब्रेल ने यह तरीका ढूंढा था। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। अभी बताया था ब्रेल लिपि क्या होती है। वह लिपि होती है जिससे वे लोग पढ़ सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, हाथों से छू छू कर, है ना? ये देखिए आपकी पुस्तक में ब्रेल लिपि के कुछ तरीके दिए हुए हैं, है ना? किस तरह से ब्रेल लिपि लिखी जाती है। इस तरह की लिपि में एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आप ये ऊपर देख रहे हैं, हर उसमें 6 बिंदु बने हुए हैं। आजकल ब्रेल लिपि में भी नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी सीखी जा सकती है ना? ये देखिए अलग अलग ये जो 6 पॉइंट्स बने हैं, ये जो 6 बिंदु बने हैं, इन पर अलग अलग बिंदुओं में खाली रखा गया है
जिसको छूकर समझा जाता है कि ये कौन सा अक्षर बना है। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेल लिपि से छूकर पढ़ा जा सकता है ना, लेकिन जो लोग सुन नहीं सकते और देख सकते हैं उनसे कैसे बात होगी? तो उनसे बात करने के लिए एक सांकेतिक भाषा, सांकेतिक मतलब होता है इशारों की, संकेतों की भाषा यानी साइन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते हैं। ये देखिए, ये जो आपके हाथ हैं, हाथ की विभिन्न मुद्राओं से, है ना, के माध्यम से सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए किस तरह से ए बोलते हैं, बी के लिए किस तरह से वो अपने हाथों को फोल्ड करते हैं। इसी तरह से वो समझते हैं चीज़ों को। क्यों? वो सुन नहीं सकते तो वो इसी तरह से समझते हैं। टीवी पर मूक बधिर के लिए समाचार आते हैं। देखो वहाँ बातों को किस प्रकार संकेतों से समझाया जाता है। मूक माने जो बोल नहीं सकते और बधिर माने जो सुन नहीं सकते। बच्चों, चलिए हम आपको बताते हैं ऐसे लोग जिनको कोई समस्या थी, उनके साथ कोई समस्या होने पर भी उन्होंने किस तरह से कभी हिम्मत नहीं हारी और कितने ऊंचे ऊंचे मुकाम प्राप्त किए। ये देखिए, ये चित्र है सुधा चंद्रन का। किसका? सुधा चंद्रन का। सुधा चंद्रन को भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। भरतनाट्यम एक तरह का नृत्य कला है ना। एक दुर्घटना के कारण उनका एक पैर काट दिया गया था। इनके साथ एक दुर्घटना हुई और दुर्घटना में उनका पैर काटना पड़ा। कृत्रिम पैर यानी आर्टिफिशियल लेग की सहायता से नृत्य करके उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। मतलब पैर कट जाने पे भी वो बिल्कुल हताश नहीं हुई, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। हिंदी में भी आपका एक लेसन है ना, जिसमें एक एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली जाती हैं और कुछ समय बाद वो अपने आप को फिर से प्रोत्साहित करता है और एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ बनता है ना। उसी तरह से इनके पैर कटने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक कृत्रिम पैर यानी कि मनुष्य द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम पैर लगाया और उसकी सहायता से नृत्य करके प्रसिद्धि प्राप्त की। ये चित्र है रविंद्र जैन जी का। रविंद्र जैन को आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। शरद गायकवाड़, ये शरद गायकवाड़ हैं। शरद गायकवाड़ का एक हाथ खराब है। उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। आप सोचिए कि जिसका हाथ खराब है उसके लिए तैरना कितना मुश्किल होगा, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया, है ना। भैया की ईमानदारी। शाम को भैया बोले, चलो मेला चलें, अपने पड़ोस के दोस्तों को भी बुला लो। इस बार अलग अलग राज्यों के लोग अपनी अपनी चीजें लेकर आए हैं। भैया ने मेला घुमाया। हमने बहुत कुछ खाया पिया। मुंबई की भेलपुरी भी खाई। भेलपुरी वाले ने गलती से 6 की जगह 5 ही लोगों के पैसे काटे, है ना। बहुत सारी भीड़ होती है ना मेले में, तो वो नहीं समझ पाया होगा, तो 6 की जगह उसने 5 ही लोगों के पैसे काटे। हमने सोचा चलो पैसे बच गए, पर भैया ने हिसाब लगाया और भेलपुरी वाले को बाकी पैसे दिए। हम आपस में खुसर फुसर कर रहे थे
तो भैया ने समझाया कि नहीं अंजू, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। हमें अगर वो 5 की जगह 6 लोगों की जगह 5 लोगों का पैसा देता तो वो भेलपुरी वाले को नुकसान होता ना। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, ये काम अच्छे नहीं होते हैं। हमें हमेशा ईमानदारी का पालन करना चाहिए। ईमानदार होने पर डरने की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मविश्वास बढ़ता है। ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। यदि कोई बेईमानी करता है बच्चों, तो उसको हमेशा डर रहता है, वो हमेशा लोगों से डरता है, उसका कभी आत्मविश्वास नहीं होता है। और ईमानदार लोगों को सब लोग पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि ये ईमानदार है, ये कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन हमने भैया से जो सीखा उसे अब कभी नहीं भूलेंगे, है ना। आप लोग भी आज ये बात याद रखिए कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच में किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर भैया पैसे कम देकर चले आते तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सोचिए कि अगर उनके भैया 6 लोगों की जगह 5 ही लोगों के पैसे देकर चले आते तो क्या होता? थोड़े से पैसे बचते और सब लोग सोचते कि भैया में ईमानदारी नहीं है, झूठ बोलते हैं, और छोटे छोटे बच्चे उनको देखकर गलत सीख लेते, है ना। भेलपुरी वाले को भी नुकसान होता। वो घर जाता तो वो सोचता कि उसके पैसे कहाँ गए, है ना, सामान तो इतना बिका था, पैसे कम क्यों हैं। तो किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आप लोग मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता। यदि भैया बिना पैसे दिए चले आते तो आपको कैसा लगता, मुझे ज़रूर बताइए। अब देखिए प्रश्नोत्तर। किशन के परिवार में कौन कौन है? अभी आपने पाठ पढ़ा, किशन के परिवार में कौन कौन है? अंजू, उसकी नानी, भैया, है ना। एक बार आप फिर से पाठ को देखिएगा और ढूंढिएगा कि किशन के परिवार में कौन कौन है, ठीक है, और मुझे बताइएगा। किशन बच्चों को क्या सिखाते थे? किशन बच्चों को क्या सिखाते थे, याद है? संगीत सिखाते थे ना। हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, इंसान को किसी से डरना नहीं पड़ता है ना। एक बार जब आप फिर से पाठ को पढ़ेंगे तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर खुद से मिलेंगे और आप हमें लिख के दिखाएंगे। नहीं आएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पाठ में अंजू ने अपने भैया को क्या क्या बातें बताई थी? पाठ में अंजू ने अपने भैया को क्या क्या बातें बताई, ढूंढकर बताइएगा। ब्रेल लिपि से आप क्या समझते हैं? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए एक खास लिपि होती, मैंने बताया था, पाठ में दिया हुआ है। एक बार पढ़िए, कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगी। क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें आपको लगा हो कि आपने ईमानदारी का पालन किया है? कि सबके साथ में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, आपके साथ हुई है कभी? क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें लगा हो कि आपने ईमानदारी का पालन किया है? सोचिएगा। कभी किसी के पैसे आपने वापस किए हों, कभी कोई चोरी करके माँ को बताया हो, कभी कोई चीज़ उठाकर वापस माँ को बता दिया हो, अपने किसी सहपाठी के साथ। याद करिएगा और उसको अपने शब्दों में मुझे कॉपी पर लिखकर दिखाइएगा, ठीक है। चलिए, अब आज का पाठ खत्म। बाय।